मैं डॉक्टर विश्व प्रकाश सिंह, अध्यापक महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर। प्रिय छात्रों, हम लोग भूगोल के अध्याय 3 अपवाह के सारे टॉपिकों को विधिवत पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पाठ्य पुस्तक का जो अभ्यास प्रश्न है उसको हल करेंगे, यानी कि आपको पेन और कॉपी पे लेके और लिखना है। तो तुरंत तैयार हो जाइए और लिखना शुरू करिए। आपके स्क्रीन पे ये देखिए अभ्यास, जो चैप्टर के अंतिम में अभ्यास प्रश्न होते हैं उसको हम लोग जो अभी तक लिखते आए हैं उसी तरह आज भी लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। यानी कि यह बहुविकल्पीय प्रश्न बोला जाता है। इसमें 4 विकल्प दिए रहते हैं प्रश्न के उत्तर के रूप में, और उनमें कोई एक विकल्प सही होता है, उसको आपको चुनना रहता है। तो पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ग, द्रुमाकृतिक। क्या हो जाएगा? ग, द्रुमाकृतिक। चलिए दूसरा है, वूलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताए थे हम कि जम्मू कश्मीर में, मानचित्र में भी बताए थे कि यही वूलर झील है। ठीक, तो आपका उत्तर हो जाएगा घ, जम्मू कश्मीर। तीसरा प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा अमरकंटक। यानी जो ये ख है अमरकंटक, ये फिर ये जम्मू कश्मीर पहले वाला, ये अमरकंटक, ये हो गया। चलिए चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? अभी पिछले ही टर्म में आपको यह मैं बताया था कि राजस्थान में जो सांभर झील है वह लवणीय झील है, वहाँ नमक बनाया जाता है। तो क्या हो जाएगा उत्तर आपका? सांभर झील। ठीक है, पिछला वीडियो अगर ध्यान से आप सुने होंगे, देखे होंगे, तो सारे प्रश्नों का हल आप स्वयं जान जाएंगे, हमको बताना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चर्चाएं बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी हैं। चलिए अगला प्रश्न है, 5वां, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? ये भी मैं बताया हूँ अपने वीडियो के दौरान, ये भी बताया जा चुका है कि प्रायद्वीपीय नदियाँ और हिमालयी नदियाँ दो तरह का वर्गीकरण है ना। तो प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। ये देखिए आपके स्क्रीन पे गोदावरी को लिख लीजिएगा। हाँ, लिखने का एक तरीका मैं आपको बता दूं कि आप जब कॉपी पर लिखिएगा तो प्रश्न उतारिएगा, और चारों विकल्प लिखना ज़रूरी नहीं है आपके लिए, केवल प्रश्न और उत्तर में लिख लीजिए ख गोदावरी, ऐसे करके। ठीक ना? कई बच्चे चारों विकल्प उतारते हैं, फिर उसमें कोई एक सही का निशान लगाते हैं। ये पद्धति ठीक नहीं है, क्योंकि मान लीजिए आप सही का निशान किसी एक पर लगाए और कोई लड़का बदमाशी करके या कोई बच्चा सब पे लगा दिया, तो आप उसका उत्तर ही नहीं जान पाएंगे कि कौन सा उत्तर सही है। तो प्रश्न को लिखिए, उसके बाद जो मुख्य आपका सही उत्तर हो सिर्फ उसी को उसके नीचे लिखिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न बहुविकल्पी का सबसे अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसका उत्तर दिए गए विकल्प में तापी होगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नर्मदा नदी भी भ्रंश घाटी
से होकर बहती है। तो नर्मदा हो या तापी हो, इनमें कोई भी हो तो उत्तर सही होगा। इस प्रकार हम लोग जो पहले प्रश्न में 6 बहुविकल्पी प्रश्न था उसको हम लोग हल कर चुके। ठीक, अब अगला प्रश्न, जो दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। संक्षेप माने छोटे रूप में। छोटा रूप यानी 1 से 2 लाइन, अधिकतम 3 लाइन तक। ठीक है, तो ये दूसरे प्रश्न में भी कुल 7 प्रश्न हैं, 7 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये जो है वो देखिए क्या है। जल विभाजक का क्या कार्य है, एक उदाहरण दीजिए। तो आप लिखिए उत्तर। जल विभाजक वह उच्च स्थलीय भाग है। जल विभाजक वह उच्च स्थलीय भाग है जो 2 अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से पृथक करता है। उदाहरण के लिए अंबाला नगर सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। एक बार पुनः सुन लीजिए। जल विभाजक वह उच्च स्थलीय भाग है जो 2 अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से पृथक करता है। उदाहरण के लिए अंबाला नगर सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। प्रिय छात्रों, अगर आप एक बार में नहीं लिख पाते हैं बोलने पे, तो उस वीडियो को पुनः उतने के लिए रिवर्स करके उसको लिखते जाइएगा, क्योंकि इस पे अगर बहुत धीरे बोला जाएगा तो बोरिंग हो जाएगा वीडियो और लंबा हो जाएगा। इसलिए आप उसको कई बार सुन के भी लिख सकते हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है। तो आपको लेक्चर के दौरान बताया गया है कि भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी गंगा द्रोणी है। लिखिए उत्तर, गंगा द्रोणी। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर। सिंधु एवं गंगा नदियाँ कहाँ से निकलती हैं। तो उत्तर लिखिए। सिंधु नदी मानसरोवर झील कोष्टक में तिब्बत के निकट से एवं गंगा नदी गंगोत्री नामक हिमानी उत्तराखंड से निकलती है। दोनों का उद्गम अलग अलग है। एक मानसरोवर झील तिब्बत से और एक गंगोत्री हिमानी उत्तराखंड से निकलती है। हो गया। अगले प्रश्न को देखा जाए। दूसरे का चौथा प्रश्न क्या है। गंगा की 2 मुख्य धाराओं के नाम लिखिए। ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। प्रिय छात्रों, इसमें कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका जिक्र और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग वीडियो में न किए हों। सबको हम लोग पढ़े हुए हैं। अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो ये सारे प्रश्न अपने आप भी हल कर सकते हैं। चलिए उत्तर लिखिए इसका कि गंगा की 2 मुख्य धाराएं, गंगा की 2 मुख्य धाराएं भागीरथी एवं अलकनंदा हैं। भागीरथी एवं अलकनंदा, ये दोनों धाराएं एक दूसरे से उत्तराखंड राज्य के
देवप्रयाग जनपद टिहरी नामक स्थान पर मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। एक बार पुनः सुन लीजिए इसको। गंगा की दो मुख्य धाराएं भागीरथी एवं अलकनंदा हैं। ये दोनों धाराएं एक दूसरे से उत्तराखंड राज्य के देवप्रयाग जनपद टिहरी नामक स्थान पर मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। ठीक, अब अगला प्रश्न। ये प्रश्न है दूसरे का 5वां। लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद क्यों है? सिल्ट जिसको कहा जाता है गाद को। तो इसके उत्तर में आप लिखिए उत्तर। लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद कोष्टक में सिल्ट है, क्योंकि तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल की मात्रा कम होने के कारण अपरदन कम होता है। ठीक है, अब इसको समझ लीजिए कि जब नदी में अपरदन कम होगा, मिट्टी का कटाव कम होगा, तो उसमें स्वाभाविक है कि गाद या सिल्ट कम होगा। तो वहाँ शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, वहाँ तो बहुत अपरदन होता नहीं है, इसलिए वहाँ ज़्यादा गाद नहीं रहता है। वही भारत में आ जाती है तो यहाँ अपरदन होता है, यहाँ बहुत ज़्यादा सिल्ट पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, ये देखिए। कौन सी दो प्रायद्वीपीय नदियाँ गर्त से होकर बहती हैं? समुद्र में प्रवेश करने के पहले वे किस प्रकार की आकृति का निर्माण करती हैं? तो ये आप लोग जानते भी हैं, लिख लीजिए इसका उत्तर कि नर्मदा एवं तापी। नर्मदा एवं तापी। फिर इसी में लिखिए, समुद्र में प्रवेश करने से पहले वे ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। किसका करती हैं? ज्वार नदमुख। देखिए, ज्वार नदमुख का ये न है, निर्माण करती हैं। हो गया। चलिए अब लास्ट प्रश्न है 7वां, दूसरे का 7वां प्रश्न, इसको हल करते हैं। नदियों तथा झीलों के कुछ आर्थिक महत्व को बताइए। ये बड़ा प्रश्न है, इसको हम लोग अगले टर्न में करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो अपलोड नहीं होगा। ठीक, तो चलिए आप लोग इसको लिखिए और याद भी करिए, ताकि टेस्ट में जो सवाल आपसे पूछा जाए उसको हल करके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पा सकें। ठीक है, तो ये रहा आपका। ठीक, धन्यवाद।